नमस्कार। साहित्य सृजन यदि कहा जाए तो हर एक चित्त में लगातार पारंपरिक और एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर गतिमान है। अब वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं साहित्य सृजन की तो ये अद्भुत प्रतिभा ईश्वर ने किसी विरले को ही सौंपी है। हर किसी के पास उतनी योग्यता या उतना संबल नहीं होता कि वे साहित्य की रचना कर सकें। साहित्य किसे कहेंगे हम? साहित्य उसे कहेंगे जो आने वाले युग में यदि पीढ़ियाँ पढ़ें, समझें, जानें तो उसमें से उन्हें कुछ ऐसा मिले जिसमें ज्ञान भी हो, जिसमें नैतिकता भी हो, जिसमें कुछ व्यवहार भी हो और जिसमें लिखने वाले के विषय से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हों जिन्हें जान के गर्व हो। एक ऐसे ही साहित्य के रचना में जुटे आज के मेहमान हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं, डॉक्टर विनोद कुमार। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपकी कविताएं और आपकी जो रचनाएं हैं उनके विषय में बहुत सी बातें हमने सुनी, बहुत सराहा गया है उन्हें। तो आज आपके परिचय से शुरू करते हैं कि एक साहित्यकार होने के साथ साथ साहित्य रचना जो है वो आपका पैशन है, लेकिन साहित्य की और रुझान आने तक भी आपका एक सफ़र रहा। तो आप हमें अपने परिचय के साथ उस सफ़र के बारे में बताएं। मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश के ज़िला उन्ना में हुआ जी। मेरी स्टडी सेकेंडरी क्लास तक वहीं पर ही हुई। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया एजुकेशन के लिए, स्पेशल यहाँ पर आया। डीएवी कॉलेज में एडमिशन हुआ तो यहाँ पता लगा कि प्रतियोगिताएं क्या होती हैं। जी। तो मैं भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ एक पत्रिका निकलती थी निर्माता। जी। मैंने निर्माता के लिए लिखना शुरू किया। शुरू में मैंने लेख लिखना शुरू किया, स्वामी जी के ऊपर लिखता था मैं। अलग अलग और भी विषय पे लिखता रहा, 3 साल लिखता रहा मैं। जी। उसके पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट मैंने आज दाखिला वहाँ पर लिया। जी। तो इवनिंग कॉलेज था, तो सुबह मैं किसी स्कूल में पढ़ाता था। अच्छा। तो शाम को क्लासे में वहाँ अटेंड करता था। जी। तो इवनिंग डिपार्टमेंट में वहाँ लिखा गया कि आप अपनी रचनाएं जो हैं पत्रिका के लिए दीजिए। जी। तो मैंने भी एक रचना लिखी, विकासशील अर्थव्यवस्था। अच्छा, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होते हुए हैं। जी जी जी। ओके। फिर मैं उस रचना को लेकर मैं प्रोफेसर साहब के पास गया जो उसके संपादक थे हिंदी डिपार्टमेंट के। जी। तो उन्होंने रचना देखी। जी। वो कहते ये रचना आपने लिखी है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकता उसका। मुझे अब भी याद आता है वो। मैंने कहा सर ये इसका मतलब रचना बहुत अच्छी होगी है। कहते रचना तो अच्छी है, आपकी अपनी है। मैंने कहा सर अपनी ही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप संपादक बनना चाहेंगे, स्टूडेंट संपादक जो होता है, विद्यार्थी संपादक। मैंने कहा सर और क्या चाहिए मुझे, बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। तो फिर मैं उसका संपादक बना। उसके बाद मुझे लगा कि ये मैं जो रचना लिखी है, प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा है कि बहुत ही अच्छी रचना है, आपकी अपनी है या किसी और की है। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ है। मैंने लिखना शुरू कर दिया। जी। अखबारों में छपने लग गया। यहाँ चंडीगढ़ के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं उसमें आना शुरू हो गया। भिन्न भिन्न विषयों पे लिखता था, समसामयिक विषय ज़्यादा होते थे मेरे। फिर लिखते लिखते मैं 2001 में थोड़ा स्टॉप करना पड़ा। मैं फिर पत्रकारिता में आ गया। जी। स्कूल अपना महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल दड़ुआ, वहाँ थोड़ा सा उलझ गया। जी। उसके साथ में मेरा अपना स्कूल है। जी। फिर मैं आर्य समाज से जुड़ा, फिर डीएवी से जुड़ा। इतना मगन हो गया, सोशल एक्टिविटी में हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो गया। मैं कराटे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ चंडीगढ़ का। जी। तो इस तरह करते करते कि मैं इसको भूल गया, काव्य रचना को। फिर उसके पश्चात 2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। हाँ जी, मैं बेड रिडन हो गया। शुरू में 2-3 दिन मैंने भजन लिखे। अच्छा। उसके पश्चात मैंने कहा क्या किया जाए अब थोड़ा सा और। फिर मैंने रचनाएं द्वारा स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये परमात्मा ने कुछ शायद ऐसे लिखा था कि आप कुछ करें, हमें प्रोत्साहित करती है। पॉजिटिविटी माइंड में आई कि मुझे द्वारा फिर ये रचना शुरू कर लिखना है। अखबारों में छपना द्वारा शुरू हो गया। जी। तो ऐसे करते कराते एक संवाद साहित्य मंच है, उससे जुड़ा मैं, जिसके प्रेम भी अध्यक्ष हैं। तो उनसे संपर्क हुआ। मैंने उनको कुछ रचनाएं लेकर गया। मैं पुलिंदा सा काफ़ी उनको दिखाया। कहते बहुत ही अच्छा है ये, तो आप इसको पुस्तक रूप दीजिए। जी। तो मैंने उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन मिली। मेरी फर्स्ट बुक बढ़ते कदम जो है वो आई। जी।
तो इस तरह मेरा जो साहित्य जो था ये सफ़र शुरू हुआ। जी जी। हाँ जी। आपकी किताबों में जिस प्रकार से हम उसके बाहर के आवरण से भी देख पा रहे हैं और जो जितना मैंने आपकी कविताओं को देखा है, विषय जो हैं लगातार कुछ प्रेरणा लिए हुए हैं। बिल्कुल। कुछ अलग सोच के साथ आपने लिखा है, तो अपनी उस सोच के बारे में हमें बताएं। मैं बताता हूँ, इसमें जो जितने भी विषय हैं बड़े गंभीर हैं जी। इसमें कोई प्यार कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसमें एक मार्गदर्शन मिलेगा जो हमें करना है जी। ये पुस्तकें जो लिखी गई हैं ये अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कुछ नहीं है। हम कई लोग ऐसे लिख देते हैं, बिना पढ़े लिख देते हैं। मैंने बहुत अनुभव किया है लाइफ को। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है और वेद पढ़े हैं। उसके बाद जो मैंने अनुभव किया वो मैंने इस पुस्तक रूप में दिया। उसका निचोड़ आपने, उसका निचोड़ मैंने, या यूँ कहें कि सरल भाषा में जो पढ़ने वालों के हृदय तक उतर सके वो ही उसमें आपने उकेरना चाहा। बिल्कुल हाँ। ऐसी प्रेरणा आप हमारी युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं, बहुत अच्छी बात है ये। कुछ आगे बढ़े इससे पहले, जैसा कि डॉक्टर साहब आप DAV CMC के मेंबर हैं। बिल्कुल। तो एक और आपकी पत्रकारिता, एक और आपकी क्वालिफिकेशन, फिर एक और आपका अपना स्कूल। तो DAV CMC से जुड़ने का सिलसिला किस तरह से? मैं बताता हूँ इसके लिए। मैं पहले आर्य समाज से जुड़ा जी। आर्य समाज से जुड़ने पर मैंने बहुत कुछ सीखा मैंने जी। छोटी छोटी बातें, कृतियाँ, आडंबर, हम जो ऐसे इन चीज़ों में उलझा हुआ था, मैं भी उलझा हुआ था जी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आर्य समाज में गया तो वहाँ टॉपिक मूर्ति पूजा के ऊपर था। अच्छा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। एक्चुअली मैं मूर्ति पूजक था। तो मैंने सोचा कि ये बड़ा गलत है, मूर्ति पूजा का खंडन हो रहा है। फिर माइंड में एक क्वेश्चन उठा, तो खंडन हो रहा क्यों हो रहा है? उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आया, फिर मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी आर्य समाज से जी। उसको मैंने स्टडी किया। फिर मेरे क्वेश्चनों का निवारण अपने आप होता गया। सत्यार्थ प्रकाश जो है उसमें क्वेश्चनियर है, प्रश्न है उत्तर है, प्रश्न है उत्तर है, ऐसे है। तो उसके पढ़ते पढ़ते बहुत शंका समाधान हुआ है बहुत ज़्यादा। फिर इस तरह मैं आर्य समाज से जुड़ गया। आर्य समाज में एक्टिविटी को मैं थोड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा जी। तो इस तरह करते करते मैं आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली का सदस्य बन गया। तो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और तो ऐसे करते ही वहाँ से कुछ लोग जो हैं वो DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के लिए चुने जाते हैं जी। तो उसमें मुझे भी सदस्य चुना गया जी। तो इस तरह मैं DAV कॉलेज कमेटी से जुड़ा हूँ सर जी। तो सर एक तरह से DAV जो कमेटी है या DAV का संस्थान जो है अपने आप में युवाओं को प्रेरित करने का बहुत तरह तरह के प्रयासों से जुड़ा है। बिल्कुल। तो आप अपने प्रयासों के बारे में भी बताएं कि आप लेखन के ज़रिए या और किस किस तरह से हमारे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं इस तरह प्रेरित करना चाहता हूं कि वो लिटरेचर को पढ़ें जी। अलग अलग लिटरेचर पढ़ें, उसको अच्छी तरह पढ़ें और उसमें देखें कि लिटरेचर में सही क्या है और गलत क्या है, फिर उसको एक रूप दें। युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ अपनी समझ से, ठीक है नहीं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें वो बेहतर। तो ये गाइडेंस की बुक्स पढ़नी चाहिए या रीडिंग इज़ एसेंशियल, और इस तरह की जो हैं, आपको लगता है कि हमारी शिक्षा नीति या हमारे स्कूल कॉलेजों में इस तरह की प्रेरणा बच्चों को दी जा रही है, और यदि नहीं दी जा रही है तो दी जानी चाहिए? अभी शुरू हो गया है जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरू कर दिया है सिलसिला। तो धीरे धीरे हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव आ रहा है जी। हमारी संस्कृति की ओर ये प्रयास जो है वो हो रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। आप बहुत सकारात्मक हैं। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा जी। तो सर ऐसा करते हैं कि आपकी एक कविता सुनते हैं युवाओं को प्रेरित करते हुए। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद मैम। युवा पीढ़ी, नौजवानों, तुम ही हो देश के कर्णधार, करो जोश के साथ होश का संचार। तुम ही से बदलेगी भाग्य की रेखा, कर्म को कभी ना करो अनदेखा। यही जीवन काल जिसमें भरा उत्साह, पथ के अटकलों की ना करो परवाह। अग्रसर होने की यही सीढ़ी, उत्थान का इतिहास लिखती युवा पीढ़ी। फर्ज निभाने का समय यही है उचित, ना ध्यान भटकाओ जो है अनुचित। करो ऐसा कार्य जो हो देश के हित, हो तुम्हारा भी विकास समुचित।
सेवा परम धर्म हो जीवन में यथार्थ, करता चल कर्म होकर निस्वार्थ, लक्ष्यों को साधो सदैव होकर दृढ़ी, उत्थान का इतिहास लिखती है युवा पीढ़ी। छोड़कर संकुचित विचार रहो एकजुट, सोच विचार से ही हो सही कि वो रुख, मानव भलाई के लिए ना छोड़ो कोई कसर, किए गए कार्य का दिखे हर क्षेत्र में असर। तेरे हाथों से ही होगा, तेरे हाथों से ही होगा धरती का श्रृंगार, हरा भरा करने को कर पौधारोपण स्वीकार। उजाला तुझे ही करना है, उजाला तुझे ही करना है चाहे रात हो घनेरी, उत्थान का इतिहास लिखती युवा पीढ़ी। कदमों को कभी बहकने ना देना, कदमों को कभी बहकने ना देना, असमंजस में हो तो बड़ों से मार्गदर्शन लेना, छोटों को स्नेह बड़ों को देना मान, बिना बात उत्पन्न न करना अभिमान। देश के प्रति हो धारणा सर्वोपरि, मातृभूमि खुद के प्राणों से हो बड़ी। जिंदगी सफल जीनी है पूरी, उत्थान का इतिहास लिखती युवा पीढ़ी, उत्थान का इतिहास लिखती युवा पीढ़ी। तो ये रचना युवा पीढ़ी के लिए है। बहुत खूबसूरत, मतलब सभी तरह का मैसेज इस एक ही कविता में आपने दे दिया। चाहे वो प्रकृति के श्रृंगार की बात है, चाहे वो देश के उत्थान की बात है। बहुत सुंदर और प्रेरणादायक आपकी ये कविता है। धन्यवाद। यहाँ चंडीगढ़ में या ट्राई सिटी में आप बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़े होंगे। बिल्कुल जुड़ा। तो किस तरह से और किन लोगों का मार्गदर्शन या प्रोत्साहन आपको मिलता रहा? मैं सारी साहित्य संस्थाओं से जुड़ा हूँ, उनके कार्यक्रमों में भाग लेता रहता हूँ जी, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। नए कवि आते हैं वहाँ पर, अपनी रचनाएं पेश करते हैं, हम भी करते हैं। तो एक मोटिवेशनल हमारे लिए ये भी है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र अलंकार जो पीछे उनका स्वर्गवास हो गया, वो काफ़ी उनका प्रेरणादायक हमारे लिए रहे हैं। डॉक्टर मैनी वो भी नहीं रहे हमारे बीच में। डॉक्टर चंद्र त्रिखा, प्रेम बीज, तो ये राइटर जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करते रहे हैं। तो इनका मेरे स्कूल में भी आना जाना रहता था जी। मैं बड़ा पसंद करता था राइटर्स जो होते हैं वो स्कूल में आए और यूथ को कुछ बताएं। जी, तो किसी तरह से उनके लिए आप आयोजन रखते हैं ताकि वो बच्चों को प्रोत्साहन, कुछ मोटिवेट करें, बताएं, अपनी रचनाओं के बारे में बताएं या कुछ नया मार्गदर्शन करें। जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। हाँ जी। तो आपका स्वयं का भी किसी तरह से आर्य समाज में या स्कूलों में किस तरह के लेक्चर्स देने के लिए या उसका कोशिश रहती है? आर्य समाज में डीएवी अपना MCM DAV कॉलेज जी, इसमें उन्होंने हमें पीछे बुलाया था जी, और वहाँ भी हमने रचनाएं पेश की थी। तो क्या विषय रहा आपका? विषय यूथ का, युवा पीढ़ी का रहता है। अच्छा, ज़्यादातर प्रोत्साहन रहता है। जी जी। तो जो सर आपने स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि कुछ रूढ़ियों के आप खिलाफ थे और कुछ चीज़ें आपको अंदर भी परेशान करती थी, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई आर्य समाज से जुड़ने की। तो उन रूढ़ियों को लेके या उन प्रथाओं को लेके आपका कोई प्रयास है या कोई मार्गदर्शन है समाज में? बिल्कुल है जी। मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ कि फजूल में रूढ़ियों में न पड़े वो। मैं एक छोटी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं जब BA के पेपर दे रहा था तो एक लेडी झाड़ू लगा रही थी जी। मुझे लगा कि अपशुगन हो गया ये, तो फिर आगे गया, एक काली सी बिल्ली मिल गई। मैंने कहा ये और अपशुगन हो गया। फिर मैं कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहा था दोपहर के, उसमें BA सेकेंड ईयर में था और बड़ा पसीना और बुरा हाल मेरा कि अब तो अपशुगन हो गया है। उसके बाद मैं अपना कॉलेज में टॉपर था। अच्छा, उसी उस समय, हाँ, उस साल मुझे गवर्नर सुरेंद्र नाथ जी थे, उन्होंने सम्मानित किया था। तो युवा पीढ़ी को ऐसे भ्रम ना रखें हो। बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं जानना चाहूँगी सर, यहाँ हमारे दर्शकों को हम बताना भी चाहेंगे कि आपको जो सम्मान उस समय गवर्नर साहब से मिला वो किस क्षेत्र में मिला? वो मैं टॉपर था हिंदी में। अच्छा, हिंदी, उसका हिंदी में टॉपर आने की वजह से मिला। ओके, हाँ जी। तो वो उस दिन जो आपका पेपर था वो हिंदी का ही पेपर था? हिंदी का पेपर था उसी के लिए अवार्ड मिला। ये तो घटना वाकई प्रेरणा देती है। और देखा जाए तो ये भी प्रकृति का हिस्सा है, सभी चीज़ें इसी वातावरण में, इसी एटमॉस्फेयर में इन चीज़ों ने भी सांस लेना है, रहना है। तो इनसे अलग हटके ना हम हैं और ना हम हो सकते हैं। तो इनके प्रति ऐसी भावनाओं को रखना, हो सकता है कि जब किसी समय में एक दौर रहा हो कि कभी किसी के साथ कुछ
अचानक ही कोई घटना हुई हो तो इनको रूढ़ियाँ बना दिया गया या इस तरह की बात है। तो अच्छा है कि अगर इस तरह की बातों के लिए हम सकारात्मक हों और आगे युवाओं को भी प्रेरित करें। सर, दूसरा जो आपकी कविताओं की इन पुस्तकों के ऊपर मैं देख रही हूँ, प्रकृति का चित्रण बहुत खूबसूरत बिल्कुल है। तो प्रकृति से जुड़ा भी कुछ आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सुना दें। हाँ जी। गाँव के पेड़, गाँव के पेड़ आते हैं याद, गाँव के पेड़ आते हैं याद, आते हैं उबर कर कई मुद्दत बाद। छोड़ा था गाँव करने को पढ़ाई, छोड़ा था गाँव करने को पढ़ाई, रहने लगा वहीं कमाने को पाई। माँ बाप की तरह उनके भी है ऋण, नहीं हो पाऊँगा इनसे ऋण। बसी है यादें अनगिनत ढेर, उदास कर देते हैं गाँव के पेड़। बे आम के पेड़ों का बगीचा, बे आम के पेड़ों का बगीचा, पके आम तो उसने खींचा। कई पल उसके बाजुओं में गुजारे, लिए थे मीठे मीठे फलों के नज़ारे। रास्ते किनारे एक जामुन का पेड़, रास्ते किनारे एक जामुन का पेड़, हवा के झोंकों से लग जाते थे ढेर। आते हैं याद देर सवेर, उदास कर देते हैं गाँव के पेड़। वह पीपल की लंबी लंबी टहनियाँ, जुड़ी हैं यादें अनगिनत कहानियाँ। बरगद के पेड़ पर पींग के हुलारे, थे पेड़ों के हम भी दुलारे। दिया जानवरों को पत्तों का चारा, दे दी छांव जब ऊंचा था पारा। खाए थे खूब खट्टे मीठे बेर, उदास कर देते हैं गांव के पेड़। कोई प्रहरी बन चोटी पर खड़ा, कोई नाले के किनारे था पला। नींबू अमरूद आड़ू कई बन्ने फल, भरा था स्वाद उनमें सकल। गर्मी से बचाने को कभी डेरा डाला, कैसे बताऊं बच्चों की तरह पाला। थे कुछ पेड़ कंटीले भरे खैर, उदास कर देते हैं गांव के पेड़। कई बारिश में बन गए थे छाता, करके याद उन्हें हृदय में पाता। आती है उनकी कई बार याद, कैसे करूं अब उनसे फरियाद। किया मन को आत्म विभोर, किया मन को आत्म विभोर, नहीं हुआ जीवन से बोर। खड़े कुछ पेड़ खेत की मेड़, उदास कर देते हैं गांव के पेड़, उदास कर देते हैं गांव के पेड़। वाह, बहुत खूबसूरत बखान किया आपने। और लगभग गांव में पाए जाने वाले हर पेड़ जिससे कि किसी न किसी जीवन में कुछ कहानियाँ जुड़ी होती हैं उनके बारे में। पेड़ बड़े अच्छे लगते थे बचपन में बहुत ज़्यादा। जी, तो अभी भी सर आप प्रकृति से जुड़ने की भी कोई प्रेरणा देना पसंद करते हैं? हाँ, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि धरा जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, ग्लोबल की बात करें कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है, तो हमें एक परिवार की तरह रहना है। ये हमारे देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को चाहिए को मिल के इसको हरा भरा करें दोबारा, और पोल्यूशन कम से कम रखें। तो कोई ऐसी मुहिम भी आपने कभी अपने स्कूल में या किसी आयोजन में ऐसे छेड़ी जहाँ प्लांट्स लगाए गए या प्लांट्स के बारे में कोई जानकारी बच्चों को दी गई? हम समय समय पर ट्री प्लांटेशन करते रहते हैं, स्कूल में करते रहते हैं जी। तो बच्चों को बताते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पौधों की क्या है। तो ये टाइम टू टाइम हम सारे बच्चों को हम बताते रहते हैं। एक और चीज़ सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको प्रोत्साहन और प्रेरणा लेखन की तब मिली जब आप एक स्टूडेंट थे। तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसी प्रेरणा क्या आप बन पा रहे हैं? क्या आप उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वे लिखें? बिल्कुल, मैं स्कूल में बच्चों को कहता रहता हूँ जी कि वो भी कुछ ना कुछ आगे लिखें। तो कोई विषय आप देते हैं या कुछ इस तरह की? हाँ, विषय देते हैं जी, जैसे धरती धरा के ऊपर हो गया विषय, स्कूल में प्रकृति के ऊपर विषय, आयोजनों में। हाँ जी, कोई जनसंख्या कम हो उसके ऊपर विषय, तो बहुत सारे विषय हैं उनको हम देते रहते हैं कि वो भी प्रेरित हो लिखें इसके लिए। तो उनका कोई संकलन या उनका कहीं प्रकाशन कुछ कोई प्रक्रिया ऐसी? हाँ, उनके लिए मैंने जो खादी सेवा संघ जो है आचार्य कुल जो है एक पुस्तक का रूप दे रहा है, तो उनके लिए हमने रचनाएं भेजी हैं, बच्चों की रचनाएं भेजी हैं। ओके, तो और उनको प्रोत्साहन देने के लिए किसी तरह का जो लिख रहे हैं या जो क्योंकि लिखना, सृजन करना जो है वो एक रूह से जुड़ी बात है। बिल्कुल, कि जब तक आप उस एहसास में नहीं हैं कि आप शब्दों को बटोर सकें और लिख सकें, तब तक आप लेखन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और लेखन अगर कर भी लें तो उसे प्रकाशित करना या
सामने किसी तक पहुंचाना नहीं हो पाता जब तक हमें उस पर स्वयं विश्वास नहीं होता कि जो हमने लिखा है बिल्कुल वो इस लायक है कि उसे 4 लोग पढ़ेंगे या पसंद करेंगे। हाँ जी। तो ये आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, और इस भावना को लेके आप क्या सोचते हैं? मेरा ये कहना है कि आत्मविश्वास जो है बड़ा ज़रूरी है, वो खुद जगाना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि मुझे जो आत्मविश्वास दूसरा देगा, दूसरा भी दे, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, उसको शाबाशी दे लिखने के लिए, प्रेरित करे। तो इसके अलावा स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ, नया यूथ जो है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि वो पुस्तकें पढ़े, पहले उसको अनुभव करें, पहले पढ़ें, अनुभव करें, फिर उन अनुभवों को उसको कलम के द्वारा उसको उकेरें। सर, आप उस स्तर तक पहुँचे जहाँ आपने पुस्तकें लिखी, और फिर मैं देख रही हूँ कि आपकी एक पुस्तक को चंडीगढ़ एकेडमी से अनुदान भी मिला। उस लेवल तक पहुँचना जहाँ एकेडमी से सहायता मिले या कुछ, क्या हमारी नई जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो है, जो लेखन की ओर अग्रसर है, तो आपको लगता है कि उनके लिए प्रक्रिया उतनी ही आसान है? सबके लिए आसान है। जो नवोदित काव्य सर्जन कर रहे हैं उनके लिए सेम प्रक्रिया है, सेम ही उनको भी आगे आना चाहिए, ऐसे कोशिश करनी चाहिए, धीरे धीरे कोशिश करके मिल ही जाता है जी। हाँ जी। चलिए, ये तो एक बहुत आपकी तरफ से सकारात्मक जवाब है, और हम चाहेंगे कि हमारे नए बच्चे जो लिखने की ओर बढ़ रहे हैं वो स्वयं में विश्वास करें, और लेखन के लिए जो कुछ और ख़ास क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो आपके अंदर होना चाहिए, वैसा आप क्या सर बता सकते हैं कि ऐसा कुछ है अगर आपके अंदर, तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार है, आप कुछ देना चाहते हैं, जो नई पीढ़ी, जो न्यू जनरेशन को कुछ नया देना चाहते हैं, तो समझो कि आपके अंदर काव्य है, आप कुछ लिख सकते हैं। और लेखन के लिए कोई किसी तरह की प्रतिभा का, विशेष प्रतिभा का होना भी? नहीं, विशेष प्रतिभा का इसके लिए कोई डिग्री तो होती नहीं है। इसको अनपढ़ आदमी भी लिख सकता है, कोई भी किसी भी कैटेगरी का लिख सकता है इसको। तो प्रतिभा जो है ये अपने आप ही जो है डेवलप होती है, प्रफुल्लित होती है अपने आप में। मतलब आपका इसको पहचाने, मैं कहता हूँ इसको बहुत हद तक ये ईश्वर प्रदत्त है कि अगर ईश्वर ने चाहा है और ईश्वर ने आपको ये आशीर्वाद दिया है तो आप इस और अग्रसर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब की इसी बात के साथ हम साहित्य सृजन के इस अंक को उस मकाम पे ले जाते हैं जहां हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन ज़रूर इन शब्दों के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि यदि ये ईश्वर ने आशीर्वाद आपको भी दिया है, और अगर आप में प्रतिभा है, आप में विषय चुनने की क्षमता है, और अगर आप अपने लेखन पे विश्वास रखते हैं, तो लिखिए। और लिखने से पहले बहुत कुछ ऐसा पढ़िए जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आपकी रूह जुड़ पाती है, क्योंकि ईश्वर ने शायद आपको ऐसी रचनाओं के साथ जोड़ने और फिर ऐसी ही रचनाएं करने के लिए ही इस धरती पर ये अवसर दिया है। इस अवसर से चूकिए मत, लगातार बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और गढ़ते रहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके। पुनीता बाबा जी, आपका भी धन्यवाद, और दूरदर्शन का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आकर मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।